तो चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे प्लेस एंड न्यूज़। प्लेस एंड न्यूज़ प्रोग्राम में हम देखेंगे साप्ताहिक अपडेट देखते हैं, यानी एक हफ्ते की जो न्यूज़ रहती हैं उसको देखेंगे। और आज देखेंगे 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी, यानी टोटल 8 दिन के जो भी जितने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या पूरे वर्ल्ड में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं उनको देखेंगे। और ये लेक्चर आपके चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए बराबर महत्व रखता है। ठीक है। जैसा कि हम पहले ही कहते हैं कि हमें किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पीवाईक्यू। दूसरा, हमें हमेशा मेरा मानना है कि हमें चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, एमपी पीसीएस की बात हो, बीपीएससी की बात हो, वो हमें नहीं समझेगा। ठीक है। यानी मैं क्या चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, वो मुझे नहीं समझेगा। आपको जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस सबको समझना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी अगर आपको किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, खासकर यूपीएससी की बात करें, तो आपको ट्रेडिशनल बुक पढ़ के, यानी एटलस स्टूडेंट एटलस बुक पढ़ के आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉल्व नहीं कर सकते, या कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल बुक। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो एनसीईआरटी की बुक जरूरी है। इससे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो अप्लाइड क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप कर सकेंगे। ठीक है। और यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के खासकर, उसमें आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन को गलत होना तय रहता है। ठीक है। करना क्या है, आपको दिमाग खुला रखना है। ठीक है। आपको मोबाइल की तरह नया मोबाइल चेंज नहीं करना है, यानी आईफोन 6 के स्थान पर आईफोन 10, 12, 13, 14, 15 नहीं लेना है। उसी को जो है हमेशा जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको आपको नोट्स अपडेट करते रहना है। और अपडेट कहाँ से करेंगे, न्यूज़पेपर से। ठीक है। बहरहाल क्वेश्चंस का जो है, अगर आपने इसके पहले हमारा जो है प्लेस एंड न्यूज़ प्रोग्राम नहीं देखा है तो डिटेल में हमने बताया कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और प्लेस एंड न्यूज़ में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं कि प्लेस न्यूज़ में क्या था। तो सबसे पहला न्यूज़ आपने देखा, कई जगह देखेंगे तो रशिया की बात हो, ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप की बात हो, या फिर बात करें जापान की बात हो। जापान में भी हाल ही में जो है आप देखेंगे काफ़ी हाई इंटेंसिटी का जो है आप देखेंगे अर्थक्वेक आया। ठीक है। सुनामी की भी आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है न्यूज़ था, लेकिन अर्थक्वेक आया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो लोकेशन, ठीक है, कहाँ आया, तो आप देखेंगे ये है नोटो। ठीक है। और यहाँ है सोडो आइलैंड। ठीक है। नोटो आइलैंड पर आया। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए टोक्यो जापान की राजधानी है, तो इसमें आ जाइए। टोक्यो कौन से आइलैंड पर है, तो आप देखेंगे टोक्यो जो है होन्सू आइलैंड पर है। ठीक है। होन्सू आइलैंड पर टोक्यो है। और जहाँ पर ये भूकंप का झटका लगा यहाँ है नोटो आइलैंड। ठीक है। यहाँ पर तो आपको सबसे पहले मैप में क्या याद रखना है, जापान का नॉर्थ से साउथ क्रम। ठीक है। होकाइडो, होन्सू, ठीक है, और उसके बाद आ जाए सिकोकू, क्यूसू। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कहाँ आया था, मिडिल जो आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है। होन्सू, होन्सू पर ही ये आया था। और किस जगह ये सबसे पहले आया था, नोटो आइलैंड पर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है देखिए नागासाकी हिरोशिमा की देख लेते हैं लोकेशन, क्योंकि फेमस लोकेशन है। ठीक है। नागासाकी हिरोशिमा आपसे पूछ लिया जाए किस आइलैंड पर है, तो आप देखेंगे ये है सिकोकू आइलैंड। सिकोकू आइलैंड पर आप जाएंगे। ठीक है। यहाँ से पूरा सिकोकू आइलैंड पर, तो यहाँ पर देखेंगे नगोया। ठीक है। और इसके अलावा हिरोशिमा आप देखेंगे तो ये भी सिकोकू आइलैंड पर है। जहाँ तक नागासाकी की बात है, नागासाकी आप देखेंगे क्यूसू आइलैंड पर है। ठीक है। इसके अलावा टोक्यो कहाँ मिल जाएगा, होन्सू आइलैंड पर है। याकोहामा जो है ये भी मिलेगा होन्सू आइलैंड पर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए ये है कुरिल आइलैंड, ये रसिया और जापान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है, बस इतने आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे जापान में जो अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अर्थक्वेक आता है यानी भूकंप आता है, तो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। एक तो फोकस, ठीक है, जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं। दूसरा ईपी सेंटर। तो हाइपोसेंटर क्या होता है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान होता है जहां भूकंप का केंद्र होता है, यानी भूकंप का मूल स्थान। ठीक है। जहां से ये भूकंप की उत्पत्ति होती है। और सबसे पहले देखेंगे वर्टिकली जाएंगे, सबसे पहले जिस सतह पर जहां पर भूकंप महसूस होता है, यानी सतह के ऊपर वह स्थान जहां भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ये बातें आपको पता चल गई। एक तो प्लेसेस, दूसरा ईपी सेंटर, और फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है। ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जो जापान है यानी पैसिफिक की बात करें, जो आइलैंड है ये पूरा रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है। ये पूरा ज्वालामुखी से बनी पूरी संरचना, यहाँ पर भूकंप हमेशा आते रहते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात हो, ठीक है, रॉकी माउंटेन की बात हो, एंडीज की बात हो, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे और इधर पूरा ट्रेंच जो देखेंगे, तो यहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ठीक है।
इसके अलावा देखेंगे इसमें कुछ ट्रेंच है, ये आपको ध्यान रखना है। कुरिल ट्रेंच कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में, ये ध्यान रखना है। जापान ट्रेंच आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच आप देखें कहाँ है, ये भी आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। टोगा ट्रेंच, टोगा ट्रेंच भी पूछा जाता है, ये आपको पैसिफिक एशियन में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेंच है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच आप देखेंगे कैरिबियन सी के पास आपको जो है अटलांटिक सी में मिलेगा। तो ये कुछ ट्रेंचेस भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं न्यूज़ आया कि जापान में अर्थक्वेक आया तो बस जापान में अर्थक्वेक आया, कौन से आइलैंड पर आया, बस काम खत्म। ये काम खत्म नहीं होता, क्वेश्चन जो है अप्लाइड पूछता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो आप देखेंगे ट्रेंचेज की बात कर रहे हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, यानी महासागरी महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे के समीप आती है तो वहाँ पर ट्रेंच बनता है, ठीक है। फॉल्ट कहाँ बनता है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पे पैरेलल जो है गति करती है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉल्ट बनता है, ठीक है। ज्वालामुखी या रिज जो बात, जैसे मिड ओशनिक रिज की बात करें, जैसे अगर बात करें जापान अटलांटिक महासागर की बात करें तो वहाँ पर मिड ओशनिक रिज बन रहा है, तो एक प्लेट का दो दूसरे प्लेट के साथ जो है फैलाव हो रहा है, ठीक है। तो महासागरी बेट का फैलाव होता है तो वहाँ पर जो है रिज बनता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके जापान की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिलीपींस प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे पे पास आ रही हैं, तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भूकंपी घटना हो रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो ये जापान और यूरेशियन प्लेट की बात करें, एशिया की प्लेट की बात, एक इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे अटलांटिक महासागर का जो है रिज बनने की वजह से फैलाव हो रहा है, जबकि वहाँ पैसिफिक महासागर क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। तो ये भी चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि कौन सा महासागर है जिसका जो है आप देखेंगे फैलाव हो रहा है, तो आपको बताना है मिड ओशनिक रिज का जो है विस्तार हो रहा है अटलांटिक महासागर में, इसलिए जो है वो फैल रहा है, उसकी वजह से पैसिफिक महासागर जो है क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, ठीक है। और मिड ओशनिक रिज का जो कारण है आप देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो है ज्वालामुखी नई नई जो चट्टानें जो है यहाँ तलछटी पर जमा होती जाती हैं, तो एक जो है रिज बन जाता है, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया। दूसरी आपने सुना कि एक रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल के बारे में सुना होगा। जब भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल क्या करता है? रिएक्टर स्केल जो है परिमाण का पैमाना है, यानी मैग्नीट्यूड का स्केल है। यानी कहने का मतलब भूकंप द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मापन क्या करता है? कितनी ऊर्जा निकली है, वो रिएक्टर स्केल करता है। इसमें 0 से 10 तक जो है पूर्ण संख्या मतलब, ठीक है, आप देखेंगे जीरो को अगर शामिल कर दिया जाए किसी भी संख्या में, जीरो से काउंटिंग चालू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो 0 से 10 तक जो है पूर्ण संख्या व्यक्त की जाती है। हालांकि आप 2 से कम तथा 10 से अधिक रिएक्टर स्केल पर आप जो मापना संभव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल होता है वो इंटेंसिटी नापता है, यानी तीव्रता, यानी भूकंप की घटना के कारण जो नुकसान हुआ, जो नुकसान दिखाई दे रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी भूकंप की, वो नापता है। और उसका परास जो होता है 1 से 12 तक होता है। तो ये भी कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये नहीं कि हमने जापान आया तो जापान पढ़ के किनारे हो जाएंगे, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। अब भूकंप से कुछ तरंगे भी निकलती हैं, तो आपने फिजिक्स में अगर जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं तो वो ध्यान देंगे, और जो नहीं है वो और ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसमें क्या है, वेव जो होती है, वेव जो है मुख्यतः आप देखेंगे 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी वेव क्या होता है? वेव जो है अगर कहीं वेव निकल रही है, कुल मिलाकर क्या करती है? डिस्टर्बेंस पैदा करती है। यानी जो किसी माध्यम में कण की गतिशीलता करती हुई आगे बढ़ती है, तरंगों की गति की प्रक्रिया के माध्यम से कण का जो है स्थानांतरण होता है बिना ऊर्जा स्थानांतरण के, उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो तरंगे 2 प्रकार की, यांत्रिक और चुंबकीय, और उन्हीं यांत्रिक तरंगों या मैकेनिकल वेव को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव, दूसरा अनुदैर्ध्य वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? यांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम जरूरी होता है, और संचरण पदार्थ की 3 अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस में हो सकती है। जब आप जो है भूकंप के बारे में पढ़ते होंगे या वेव के बारे, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग या पी वेव, यस वेव, यल वेव के बारे में पढ़ते होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ आता होगा कि ये वेव जो है ठोस में चल सकती है, ये वेव जो है द्रव गैस में चल सकती है। तो इसके लिए बेसिक जो है आपको फिजिक्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, यहीं से जो है वो चीज़ अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो है साइंस को जो है आप ज्योग्राफी से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और कहा भी जाता है साइंस जो है, सॉरी, ज्योग्राफी जो है एक ऑब्जर्वेशन साइंस है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें या ट्रांसफर वेव की बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो तरंग की गति की दिशा होती है, कण के मध्य क्या होती है? लंबवत होती है,
ठीक है। इसमें देखेंगे श्रृंग बढ़ता है, गर्त बनता है, तरंग की गति की दिशा जो होती है वो आप देखेंगे लंबवत होती है कड़ के, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे अगर बात करें प्रकाश तरंग हो गया, ठीक है, जली तरंग हो गया, भूकंप से उत्पन्न होने वाले यश तरंग हो गया, इन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे सपोर्ट एक दीवार है, इसमें जो है आप रस्सी बांध के जो है इस तरह हिलाएंगे तो ये जो संरचना बनेगी इसमें श्रृंग गर्त बनता है। तो आप देखेंगे जो कड़ों का जो कंपन होता है वो लंबवत होता है, ठीक है। इसमें ये बात पता चली। इसकी विशेषता की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ठीक है, यानी यश तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। इस तरंगों का संचरण केवल शीर्ष और गत में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो भूकंप का, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कण की दिशा के समानांतर चलती है, यानी सीधे चलती है, इसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे पी वेव या ध्वनि तरंग, ठीक है। और ये क्या केवल ठोस के साथ साथ द्रव में भी गुजर सकती है। यानी एक स्प्रिंग लीजिए, ठीक है, उसको इस तरह के करके खींच के छोड़िए तो क्या होता है, उसमें कंप्रेशन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी फैलाव और सिकुड़न होता है। इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यानी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें दो बेसिक की चीजें काम आपको क्लियर हो गई। अभी इसका अप्लाइड हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करेंगे पृथ्वी की सतह को हम लोग मुख्यतः 3 लेयर में बांटते हैं, ठीक है। क्रस्ट, ठीक है, मेंटल, कोर। इसको फिर सब डिवीजन करते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर कंटर, आउटर कोर, इनर कोर। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एस्थनोस्फीयर या जिसे कहते हैं दुर्बल मंडल, यहीं से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये जो होता है जेली में होता है, यानी जेली होता है, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं होता है, या चिपचिपा पदार्थ होता है, क्योंकि मैग्मा निकलते हैं यहाँ पे चट्टानों को जो है पिघलने से एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, यही जो है सतह पर आता है। एस्थनोस्फीयर क्या होता है, दुर्बल मंडल होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे क्रस्ट के जो है निचले और अपर मेंटल के ऊपर में ये पाया जाता है, ठीक है। तो एस्थनोस्फीयर, और इधर देखेंगे मेंटल। और यहाँ जहाँ तक इनर कोर की बात करें, इनर कोर कैसा होता है, इनर कोर ठोस होता है, आउटर कोर जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है। अब सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी जो आप असंततता की बात करें, भूकंपी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, ये क्या होता है, ये आप देखेंगे ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच होता है। क्रस्ट दो प्रकार का होता है, एक महासागरीय क्रस्ट, एक जो कि महाद्वीपीय क्रस्ट होता है, ठीक है। तो दोनों क्रस्ट के बीच आप देखेंगे ये होता है कॉनरॉड। इसके बाद आ जाएंगे मोहो या मोहरिक जो है डिसकंटिन्यूटी, ये किसके किसके बीच होता है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग कहाँ थे, मोह या मोहरिक डिसकंटिन्यूटी, यानी इसमें देखेंगे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच होता है। फिर इसके बाद देखेंगे रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, ये देखेंगे अपर और लोअर मेंटल के बीच होता है। फिर गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग आप देखेंगे तो आप देखेंगे लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच ये होता है। फिर आप देखेंगे लेमन डिसकंटिन्यूटी देखेंगे तो आउटर और इनर कोर के बीच होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखेंगे भूकंपी तरंग की बात करें, हमने बताया था पी वेव होती है, एस वेव होती है, एल वेव होती है। पी वेव की जहां तक बात करें तो आप देखेंगे चट्टानों के कड़ों के देखिए अनुदैर्ध्य दिशा के कंपन करने का कारण बनती है, ठीक है। अभी मैंने बताया अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ की बात की, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, पी तरंग जो होती है गति सबसे तेज होती है, इसलिए वे भूकंपी स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है, यानी इपीसेंटर पर, ठीक है। इसका इनका वेग जो होता है यानी पी वेव का वेग यस तरंग से जो है ज़्यादा होता है और ठोस के साथ साथ द्रव में भी गुजर सकती हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी वेव, पी को प्राइमरी वेव कहते हैं, एस को सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये केवल ठोस ठोस में ही गुजर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एल या सतही तरंग, जिसे लव वेव भी कहते हैं। ये समानांतर चलती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे अनुप्रस्थ की प्रकृति होती है और इसमें देखेंगे पी और एस वेग की तुलना में बहुत कम होता है वेग, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करती हैं एल सतही वेव, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इस प्रकार हमने पूरा जो है भूकंप का रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब अगर एक बात और पूछा जाए आपसे, भूकंप को जोन की बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो
मुख्यतः देखेंगे 5 जोन में डिवाइड किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 4 जोन है। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन 5। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक सुनामी की बात है, ये तो भूकंप की बात। सुनामी एक क्या है, जिसे जो है जापानी शब्द है, उसका नाम क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाह लहर। यानी सुनामी जो होता है पानी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक अशांति विशाल लहरों का एक श्रृंखला होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे सुनामी लहरों की श्रृंखला बनता रहता है। यानी जल के भीतर देखेंगे भ्रंश संबंधी हलचल, भूस्खलन, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इससे सुनामी लहरों की श्रृंखला बनती है। जैसे जैसे लहरें किनारे के पास आती है तो वह धीमी होती जाती है और लहरों की लंबाई कम होती जाती है। उनका आयाम यानी ऊंचाई जो है अधिक हो जाता है। तट पर संभावित जो है बोर या छिद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई सुनामी की बात। नेक्स्ट प्रेसिंग न्यूज की बात करें तो अभी हाल ही में आपको सुना हुआ ब्रिक्स सदस्य, ब्रिक्स जो है न्यूज में था। यानी ब्रिक्स में जो है अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देशों को शामिल किया है। ध्यान रखना है, इसमें अर्जेंटीना एक 6वें देश के रूप में था, लेकिन वो हट गया है। ठीक है, नए सदस्यों की बात करें, इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ठीक है, और अंतिम विस्तार जो हुआ था 2010 में हुआ था, जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य विषय थीम था क्या था, ब्रिक्स और अफ्रीका। तो ये चीज आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस न्यूज से इतर, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इन देशों का शामिल करने का कारण क्या है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया के पास क्या है, सऊदी अरेबिया, यूएई हुआ और इथियोपिया, ये सब क्या है आप देखेंगे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। ठीक है, इथोपिया की बात करें तो यहाँ पर चाइना का जो है आप देखेंगे प्रोवाइड कर रहा है, जो है बिलियंस ऑफ फाइनेंसिंग कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना क्या था, अर्जेंटीना तो बाहर निकल चुका है, लेकिन ये क्या है मेजर लिथियम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रिटिकल मेटल पाए जाते हैं, क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है। तो ये सब जो है अपने अपने हित है जो है इनको शामिल करने के लिए, और इन देशों का भी हित है इसमें शामिल करने के जो फायदे हैं। ठीक है, जहाँ तक जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स की टोटल जीडीपी की बात करें विथ न्यू मेंबर देखेंगे 29% है टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी की। सऊदी अरेबिया की बात करें, उसके पास जो है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का 46% है। ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो आप देखेंगे तो इसमें रशिया की बात करें और सऊदी अरेबिया की, ईरान की, यूएई की बात करें तो इसमें देखें टोटल मिलाकर 43% हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो चाइना की बात करें 25% जो है, चाइना पहले नंबर पर लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। तो इस वजह से भी न्यूज है। हालांकि आपको जो कंट्री नई ऐड हुई हैं उनको ध्यान रखना है। ब्रिक्स की बात करें तो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, उन्होंने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस और भारत, चीन का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। 2006 में ब्रिक के प्रदेश मंत्रियों की पहली बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई। 2010 में क्या हुआ, ब्रिक के देखेंगे, ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद ब्रिक्स का नाम जो है आया सामने। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई ब्रिक की। अब ब्रिक्स यानी चौथे शिखर सम्मेलन में 2012 में 2010 की बैठक के बाद क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें उसका जो है विचार आया। तुम्हें बताया गया कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों के बुनियादी ढांचा सतत विकास परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट की स्थापना पर विचार किया गया। 2014 आया, 2014 में जो है ब्राजील में फोर्टलेजा घोषणा पत्र यानी 6वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, उस पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इससे जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है आगे चर्चा करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, फोर्टलेजा घोषणा पत्र कहा गया इसे। ठीक है, तो एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा, वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं को पूरा प्रयास करने में अस्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। एनडीबी के संचालन का प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो क्लीन एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में और अस्थायी शहरी विकास में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग करेगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित सही मतलब विचार कीजिए। ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ। ऑप्शन 2, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह का अंत में शामिल हुआ। ठीक है, समूह के अंत में शामिल हुआ, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जो है सबसे लास्ट में शामिल हुई, तो बस। और फर्स्ट जो समूह आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे तो रशिया शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे
ऑप्शन बी सही है, 2009 में नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टोलेजा घोषणा उद्घोषणा यानी डिक्लेरेशन निम्नलिखित में किसके मामलों से संबंधित है? आप देखेंगे एशियन ब्रिक्स ब्रिक्स OECD WTO। तो आपको बताना है कि जो है आप ये इसमें गलत है, तो फोर्टोलेजा घोषणा पत्र आप देखेंगे ब्रिक्स से संबंधित है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, न्यू डेवलपमेंट की स्थापना APEC द्वारा की गई, सीधे सीधे ये गलत है, ब्रिक्स द्वारा की गई। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय संघाई में है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्लाइड। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने जो है अपना स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग जो है घोषित किया है। स्टेट डे की बात करें तो पोइला बोईसाख, ठीक है, बोईसाख को क्या गया स्टेट डे के रूप में। और अगर स्टेट सॉन्ग की बात करें तो बंगलार माटी बंगलार जल को जो है स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगर बात करें पोइला बोईसाख की तो बंगाली कैलेंडर वर्ष के बोईसाख महीने का पहला दिन है, इसे बांग्ला दिवस के नाम से जाना जाता है। और पोइला बोईसाख की बात करें तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 2023 में इसे 15 अप्रैल को मनाया गया था। और बंगलार माटी बंगलार जल गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता हो गया कि 22 सितंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज परचम ने महारानी मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। अब जब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूज में रहने वाला नेशनल पार्क आप देखेंगे तो नोयरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर रेड पांडा के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नोयरा और मूर्ति रिवर के बीच इसकी बहती है और ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। ठीक है, इसके अलावा भी बक्सर नेशनल पार्क न्यूज में रहता है, जलद पारा भी। ठीक है, तो इन सब नेशनल पार्क को आपको देख लेना है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करने नहीं जाएंगे, लेकिन जान लीजिए ये जो दार्जिलिंग से और असम से लगा हुआ एरिया है, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि आप देखें न्योरा वैली वेस्ट नेशनल पार्क अभी पिछले महीने बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर जो है देखने को मिले। और न्योरा वैली नेशनल पार्क आप देखेंगे तो वो जंक्शन पे स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तिब्बतियन थांगटा पेंटिंग। ठीक है, ये न्यूज में था क्योंकि इसकी बात करें यह पेंटिंग राहुल कलेक्शन का हिस्सा, यानी जो प्रमुख विद्वान राहुल संकृत्यायन द्वारा पटना संग्रहालय को दिया गया एक अस्थायी उपहार था। ठीक है, तो थांगटा पेंटिंग की बात करें प्राचीन तिब्बती बौद्ध कला है जो बौद्ध देवताओं को दर्शाती है। थांगटा पेंटिंग की बात करें योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में नृत्य अनुष्ठानों में ध्यान के दौरान बौद्ध समारोह में एक थांका का विभिन्न प्रकार का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 साल पहले तिब्बत में भारतीय, नेपाली और चीनी परंपराओं का संगम परिणाम स्वरूप विकसित हुआ था। तो इस वजह से ये पेंटिंग जो है न्यूज में थी। और इसको आप पर्सनल न्यूज भी कह सकते हैं, राहुल संकृत्यायन के बारे में या राहुल कलेक्शन के बारे में या पटना संग्रहालय के बारे में। तो इन सबको एक साथ करके देखिएगा। अब बौद्ध की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में जो है शाक्त क्षत्रिय कुल में हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्हें गृहस्थ त्याग किया और उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्त हुई। यानी ज्ञान का संबंध निर्वाण से है। बुद्ध से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थल पूछे जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, लुम्बिनी उनका जन्म स्थान में, बोध गया ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, सारनाथ प्रथम उपदेश दिया गया था, कुशीनगर नृत्य स्थल है। बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग की बात की 8 मार्ग। ठीक है, कि कैसे जो है दुखों से आप पार पा सकते हैं। इन्हें मध्य मार्ग भी कहा जाता है। इन्हें मानव के दुखों का उन्मूलन करने के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसके बजाय वो ईश्वर से स्वतंत्र होकर नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी बौद्ध धर्म देखेंगे ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो इसके स्वतंत्र होकर ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। हीनयान संप्रदाय की बात करें जिसे निम्न वाहन कहा जाता था, यह एक रूढ़वादी संप्रदाय था। यह मूर्ति पूजक नहीं था, यह पाली भाषा का प्रयोग करता था। महायान की बात करें, महान वाहन कहा जाता था। यह अधिक उदार संप्रदाय था जो बुद्ध और बोधिसत्व के ईश्वरत्व में विश्वास रखता था।
ये मूर्ति पूजक था, संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। इसके अलावा थेरवाद आया। थेरवाद जो देखेंगे हीन न्याय का एक उप संप्रदाय है। इससे जो है कई बार जो है आप देखेंगे यूपीएससी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। थेरवाद जो है वो हीनयान संप्रदाय का एक उप संप्रदाय था। क्लेश का अंत और निर्माण की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। विभाजवाद यानी विश्लेषण का ज्ञान में विश्वास करता था, पाली भाषा का प्रयोग करता था। इसके बाद आए वज्रयान। वज्रयान का संबंध तांत्रिक बौद्ध से है। ठीक है, तिब्बत में आप जाएंगे तो वहां पर तांत्रिक बौद्ध आपको देखने के मिलेंगे। महायान का एक उप संप्रदाय था। थेरवाद हीनयान का था, और वज्रयान महायान का एक उप संप्रदाय था। यह बौद्ध दर्शनों के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों यानी वेद आधारित को संयोजित करता है। मुख्यतः आराध्य जो थी इनकी क्या थी, तारा देवी थी। ठीक है, और ध्यान रखना है शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या ध्यान रखनी है, बौद्ध संगीतियाँ यानी काउंसिल जो हुई। ठीक है, स्थान की बात करें इसमें देखें राजगिरी। राजगिरी में आप देखेंगे पहला जो है आप देखेंगे बौद्ध संगीत यानी काउंसिल बैठक हुई, जिसके संरक्षण में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो विनय पिटक सुद पिटक को संकलित किया गया। फिर दूसरा आप देखेंगे वैशाली में हुआ। इस समय जो है कालाशोक जो है का राज्य था और इसके अध्यक्ष थे सबकामी थे। इसमें क्या हुआ, मठी अनुशासन को लेकर यानी मठ में कैसे रहना है अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म में महासंघिक और स्थिरवाद में विभाजित हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पहला विभाजन जो है सेकंड काउंसिल की बैठक वैशाली में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में सबकामी अध्यक्ष थे, तो मठी अनुशासन को लेकर जो है मतभेद हुआ, इसमें पहला विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में। फिर आप देखेंगे थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। मोगलीपुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें अधिधम पिटक का कोड किया गया यानी मठी अनुशासन कैसा होगा इसका कोड किया गया। फिर आप देखेंगे फोर्थ काउंसिल हुई कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। आप देखेंगे फिर एक बार देखेंगे पहला विभाजन दूसरे बौद्ध काउंसिल में हुआ था, उसके बाद जो दूसरा विभाजन हुआ वो फोर्थ बौद्ध काउंसिल कश्मीर में की बात करें तो वहां पर हुआ हीनयान महासंप्रदाय में विभाजन हुआ। ठीक है,